हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा सर ऑफिशियल। रीजनल पावर्स एक दफ़ा फिर अफ़गानिस्तान को और उसके रोल को डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रही हैं कि आया कोई कंस्ट्रक्टिव रोल अफ़गानिस्तान एशिया के फ्यूचर में प्ले कर सकता है कि नहीं। मॉस्को फॉर्मेट डायलॉग हुआ जिस पे हम ज़्यादा बात नहीं कर सके और उसने एक ही चीज़ पे फोकस किया, वो ये था कि मिलिटेंट फ्री अफ़गानिस्तान बहुत ज़रूरी है अगर काबिल हिस्सा बनना चाहता है किसी भी रीजनल इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का। इस वक्त जो दोहा टॉक्स हो रहे हैं जिसमें कतर मीडिएट कर रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान उसका हिस्सा है और कोशिश की जा रही है कि ये जो लेटेस्ट बॉर्डर क्लैशेस हैं और एस्केलेशन है इसको कंट्रोल किया जाए। उसका फोकस भी एंड में यही आएगा कि अफगानिस्तान को कहा जाएगा कि अगर मिलिटेंट इतना फ्रीली ऑपरेट कर रहे हैं आपकी सरजमीन पे तो उन्हें कंट्रोल करें। बट द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड इज़ डिफरेंट और हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस भी उसके लिहाज से ही मेंटेन करनी चाहिए। पैटर्न है एक हिस्टोरिकल जो ये शो करता है कि नो मैटर कब किसने इन्वेजन की हो, इंस्टेबिलिटी, इंटरनल डिविजन्स और डिपेंडेंस ऑन एन आउटसाइड पावर्स ये एक स्ट्रक्चर बन चुका है हिस्टोरिकली जिस पे अफगानिस्तान चलता है। और जब भी उसको स्मॉल पॉकेट्स में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना गवर्निंग सिस्टम खुद क्रिएट करें और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें, एक फंक्शनल स्टेट के तौर पे ग्लोबल ऑर्डर का हिस्सा बने, तो ऐसा हो नहीं पाता। डिस्पाइट डिप्लोमेटिक प्रेशर फ्रॉम चाइना, रशिया, Pakistan, Central Asian states, Afghanistan remains unable to operate as a functional state. अभी जो ये स्मॉल पॉकेट मिली है अगर हम उसकी बात करें आफ्टर द इवैक्यूएशन ऑफ यूएस एंड नेटो फोर्सेस, थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल पैटर्न हम देखें तो उससे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डज इट मीन कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करने का आदी हो गया है। जो ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ स्टेबिलिटी भी यहाँ पे आए हैं वो भी एक्सटर्नल कंट्रोल में ही इवेंचुअली वापस चले जाते हैं। ब्रिटिश पीरियड को अगर देखें तो रोड नेटवर्क्स बने, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स बनाए गए, बट ऑफ कोर्स वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि जो इंपीरियल लॉजिस्टिक्स थी वो ज़रूरी थी खुद ब्रिटिश के लिए उस वक्त। इसी तरह जो सोवियत ऑक्यूपेशन के दौरान एयर बेसिस जैसे बगराम एयरबेस बनाई गई, इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाए गए, हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट किए गए, वो रेड आर्मी ने इसलिए बनाए थे ताकि वो अपने ऑपरेशंस को स्मूथली रन कर सके। इसी तरह 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो ने वहाँ पर जो सिविल मिनिस्ट्रीज इस्टेब्लिश की, सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेन किया, हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम को फाइनेंस किया और कुछ ना कुछ नेशन बिल्डिंग के नाम पे जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ा, उससे अगर कॉन्टिन्यूटी मिलती तो फंक्शनल स्टेट की जो मैं बात कर रही हूँ वो बनने में अफगानिस्तान को काफ़ी हेल्प हो सकती थी। So each foreign intervention left behind some sort of physical infrastructure, but institutional culture और उसको continuity local लोगों ने खुद देनी होती है। So once the external force withdrew, जब भी ये मैंने इंपीरियल फोर्सेस का जिक्र किया जो ब्रिटिश थी, जो सोवियत थी, जो अब जो मोस्ट रिसेंट है वो यूएस और नेटो थी, उन्होंने जब भी विड्रॉ किया गवर्नेंस कोलैप्स की है और अफगानिस्तान वापस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और इंसर्जेंसीज और टेररिज्म की तरफ वापस चला जाता है। सो द कंट्री लर्नड टू फंक्शन, अगर एक मेमोरी होती है हर नेशन की एक, उसने ये लर्न कर लिया है कि वी विल फंक्शन अराउंड इन्वेजन साइकिल्स रादर देन एन इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट स्ट्रक्चर। और ये लिविंग मेमोरी में जो हम अभी पिछले कोई 40-50 साल देख रहे हैं उसमें तो ये पैटर्न कम से कम 4-5 दफ़ा ही रिपीट हो चुका है और ये कम से कम 4 डेकेड्स की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इन्हीं 4 डेकेड्स की अगर मजीद बात करें तो अफगानिस्तान की इकोनॉमी हैज़ बीन टाइड टू वॉर एंड एड। रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है अफगानिस्तान में? इट कम्स फ्रॉम द स्मगलिंग रूट्स, इनफॉर्मल टैक्सेशन बाय मिलिटेंट ग्रुप्स, और ये मैं सॉफ्ट वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, इसको आम अल्फाज में एक्सटॉर्शन मनी कहते हैं, भत्ताखोरी कहते हैं। और अगर एक स्टेट
बजाय इसके कि वो एक अपना टैक्सेशन सिस्टम बनाए, रिजॉर्ट करती है कि सारे स्ट्रॉन्ग मिलिटेंट ग्रुप्स अपने अपने तौर पे आम आवाम से भत्ता लेना शुरू कर दें, तो ये एक फंक्शनल स्टेट की निशानी नहीं होती। इसी तरह नार्को मनी है, यानी मनशियात के ज़रिए से, उसकी फ़रोख्त से और उसकी स्मगलिंग से जो पैसा बनाया जाता है, और फिर इसके साथ जुड़ी हुई है एक्सटर्नल फंडिंग किसी ना किसी शक्ल में। द फॉर्मल सेक्टर, इफ़ वी टॉक अबाउट दैट, तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, टैक्सेशन, इसका नाम निशान नहीं है, बहुत मिनिमल शायद आपको कहीं मिल जाए। एज अ रिजल्ट, पीस हैज़ नो इकोनॉमिक इंसेंटिव। याद रखिए, पीस और डेवलपमेंट साथ साथ चलते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट सस्टेन करता रहे, अगर कॉन्फ्लिक्ट की बेस पे ही आपकी वॉर इकोनॉमी का मॉडल चल रहा हो मुस्तकिल, तो फिर रेवेन्यू जनरेशन के लिए भद्दाखोरी, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, ये खुद एक इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं और परमानेंट इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं, और फिर इन्हें रिप्लेस करना विद अ सिविलाइज्ड सिस्टम वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो द वॉर इकोनॉमी मॉडल कीप्स गवर्नेंस वीक और लोकल पावर ब्रोकर्स जो हैं वो स्ट्रांग होते जाते हैं। इसीलिए आज हम ये बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए तालिबान आर इन नो पोजीशन कि वो टीटीपी को या किसी और मिलिटेंट ग्रुप को, जो अगर इस एक्सटॉर्शन मनी में इन्वॉल्व हैं, नार्को मनी में इन्वॉल्व हैं, तो वो इनको कैसे टच करेंगे, और अगर वो इन्हें टच करते हैं तो दे माइट लूज देयर ओन गवर्नमेंट। दिस इज व्हाई द होल साइकिल रिवॉल्व्स अराउंड द केओस एंड मिलिटेंसी। सो ये जो फील्ड डेवलपमेंट अटेम्प्ट्स भी वहाँ पे हुई हैं, और अगर वहाँ कुछ पैटर्न्स छोड़ के गए जितने भी इन्वेडर्स थे, उस पैटर्न को बाकायदा ब्रेक करके वापस इनफॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बार बार अफगानिस्तान जाता रहा है। 1950s में हेलमंद प्रोविंस जो है, उसमें एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जो कि अमेरिकन इंजीनियर्स ने बहुत लार्ज स्केल इरिगेशन और फार्मिंग के लिए क्रिएट किया कि किसी तरह यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व किया जाए। यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है इस सॉइल में, ये एग्रीकल्चरल लैंड बन सकता है। इट वॉज मेंट टू टर्न सदर्न अफगानिस्तान इनटू एन एग्रीकल्चरल हब। उसके बाद सक्सेसिव वॉर्स होती रहीं, और यही रीजन जो है वो एग्रीकल्चरल हब तो बना, लेकिन जो वहाँ पे काश्त हुई वो ओपियम की हुई। यानी कि अगर माइंडसेट ही आपका ये हो कि आपने जो एक फॉर्मल इकोनॉमी है उसकी तरफ नहीं जाना, स्मगलिंग और इजी मनी की तरफ ही आपने जाना है, तो अगर कल्टिवेशन भी हुई तो वहाँ ओपीएम की हुई या पॉपी की हुई। और इस तरीके से वो स्ट्रक्चर जो क्रिएट किया गया था फॉर एग्रीकल्चर, लोकल पॉपुलेशन उससे फ़ायदा उठा सकती थी। वहाँ पे भी जाहिर है जो स्मगलर्स थे उन्होंने पॉपी कल्टिवेशन करने के लिए उस स्ट्रक्चर पे कब्जा कर लिया। अब अगर रिसोर्स वेल्थ की बात करें, तो अफगानिस्तान इज एस्टिमेटेड टू कंटेन ओवर $1 trillion in mineral resources, including copper, lithium, cobalt, and rare earth elements. These are essential. We all know, और मैं इस पर कई दफ़ा बात कर चुकी हूँ कि these all elements are essential for modern technologies, war technology, renewable energy industries, and all that. जब यहाँ पे US presence थी वॉर ऑन टेरर के दौरान, तो यूएस ने वहाँ पर होते हुए मुस्तकिल जियोलॉजिकल सर्वेस कराए, जिससे आइडेंटिफाई हुआ कि देर आर मोर देन 1400 यानी 1400 मिनरल फील्ड्स इन अफगानिस्तान। लेकिन लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन और उसका मटेरियलाइज होना वो नहीं हो सकता जब इतनी वॉलेटाइल लैंड हो, इतनी सिक्योरिटी हो, इतनी करप्शन हो। तो ये जो माइनिंग इंडस्ट्री है ये तो बहुत लॉन्ग टर्म में जाके आपको फ़ायदा देती है। सो डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने ज़्यादा वहाँ पे ज़खायर मौजूद हैं, 1400 माइंस इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, लेकिन उसको कोई भी टैप नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब है कि पैटर्न वही है जो बीच में रुकावट बना हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यूएस विड्रॉल के बाद चाइना ने कोशिश की टू सिक्योर द माइनिंग कंसेशंस। चाइनीज कंपनीज ने मल्टी $billion डील्स तालिबान के साथ साइन की टू माइन कॉपर एंड लिथियम। नाउ जो फॉर्मर यूएस ऑफिशियल्स हैं, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी प्रेसिडेंट हैं, सब ने सजेस्ट किया है कि अमेरिका शुड रीगेन एक्सेस टू बग्राम एयरबेस। दिस इज डायरेक्टली द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट
फॉर चाइना कि अगर चाइना ने इतने कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए हैं, और ऑलरेडी इस पे मैं बहुत दफ़ा बात कर चुकी हूँ कि इस वक्त जो मेन राइवलरी है वो रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से है और वो कंटिन्यू कर रही है, तो बग्राम एयरबेस का नाम लेना तो एक बहाना है। असल में तो इस एक्सेस एरिया में वो वापस आना चाहते हैं जहाँ पे फ्यूचर लाई करता है ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सो वॉशिंगटन का जो रिन्यूड इंटरेस्ट है इन अफगानिस्तान, वो भी in other words, it is driven by mineral strategy rather than counterterrorism. They are not interested as long as they can come here, they can stay here. वो अपने उन्हीं जियोलॉजिकल सर्वेस की बेस पे यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट कर लें। नेक्स्ट 10 years में बहुत गार्डेड वे में कुछ पैसे दे के तालिबान को अगर वो यहाँ से माइनिंग इंडस्ट्री से फ़ायदा उठा सकें तो वो पैरेलल सप्लाई चेन बना लेंगे, जो इस वक्त अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड मिनरल्स ऑन चाइना। सो द पैटर्न इज सेम, mindset is same. Now I'm convinced कि अगर somehow US कुछ पैसे ऑफर कर देता है, कुछ और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऑफर कर देता है तालिबान को, या वो इस टर्म पे एग्री कर जाते हैं कि आप गवर्नमेंट में रहें और लेट अस हैंडल योर अनटैप्ड पोटेंशियल जो मिनरल्स का है, हम यहाँ आके इसमें माइनिंग करते हैं, और वो वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। ऑफ कोर्स साथ ही CIA के ऑपरेटिव्स भी आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स भी आएंगे, और वो आके एक तरफ तो मसल फ्लेक्सिंग लोकल्स के ऊपर तालिबान को करने देते हैं। गवर्नमेंट बेशक तालिबान की चलती रहे, लेकिन साथ साथ पैसे मिलते रहें तालिबान को अमेरिकन से, और अमेरिकन वहाँ से अपनी जो एक्सट्रैक्शन है उसको स्टार्ट कर सकें। तो इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन, और वो बिल्कुल उस पैटर्न के मुताबिक होगा जो अभी तक अफगानिस्तान का रहा है कि एज लॉन्ग एज दे आर गेटिंग एड, सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंसिंग, किसी ना किसी तरह से उनका जो स्ट्रक्चर है टू कीप द होल्ड वो चलता रहे, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ द एक्चुअल सिचुएशन ऑन ग्राउंड, जिसको शायद US ने रीड कर लिया है और दुनिया को बताने के लिए शायद काउंटर टेररिज्म का नाम लिया जाए, लेकिन असल एम जो ये रिन्यूड इंटरेस्ट है इन अफगानिस्तान ऑफ US, वो यही मिनरल स्ट्रैटेजी है। सो ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी जो होती है वो कई दफ़ा जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है फॉर री एंट्री, और एक दफ़ा एंट्री मिल जाए आपको तो फिर अहमद अशरा जैसे लोग, जो कि एक वक्त में अलकायदा के हेड चॉपर थे, इनके सर पे बाउंटी थी US की तरफ से, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे, जब आपके इंटरेस्ट अलाइन कर जाएं तो आपने उनको सदर भी बना दिया। तो तालिबान को भी माना जा सकता है कि आप पावर में रहें और हमें सिर्फ यहाँ रह के वो करने दें जो हम करना चाहते हैं। सो अ फ्रेजाइल अफगानिस्तान offers the external powers a lot of bargaining leverage, bases, mining rights, political influence in exchange for financial support. रीजनल कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हो सकते हैं? चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इफेक्ट होगा, रशिया का यूरेशियन कॉरिडोर, सेंट्रल एशिया का जो एनर्जी प्लान है, ये सब अफ़गानिस्तान की जो पोजीशन है उससे एडवांटेज ले सकता है। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान इंटरेस्टेड हो तो, और अगर यहाँ पे किसी और इजी मनी की बार्गेन को अफ़गानिस्तान स्ट्राइक कर लेता है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे। Geographically, Afghanistan connects South Asia with Central Asia and Middle East. In practice, इसकी इम्पोर्टेंस से हम पीछे नहीं हट सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ये एक चोक पॉइंट बन जाता है अपनी परसिस्टेंट इनसिक्योरिटी की वजह से, जिस वजह से नो इन्वेस्टर और स्टेट कैन रिलाई ऑन अ रूट जो कि इस अनप्रिडिक्टेबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में से गुजर के आ रहा हो। दिस इज़ वाई मोस्ट ऑफ रीजनल प्रोजेक्ट्स are now rethinking कि अफ़गानिस्तान में से गुजरने से बेहतर है कि बाईपास किया जाए अफ़गानिस्तान के रूट्स को, और ऑल्टरनेट रूट्स थ्रू ईरान और कैस्पियन रीजन जो है उनको एक्सप्लोर किया जाए। तालिबान के अंडर जो गवर्नेंस है वो अभी तक स्ट्रगल कर रही है। इंसर्जेंट मूवमेंट की शक्ल ज़्यादा उसमें नज़र आती है और गवर्निंग अथॉरिटी इतनी नज़र नहीं आती। डिसीजन मेकिंग कॉन्सेंट्रेटेड है छोटे छोटे ग्रुप्स में, सिक्योरिटी सर्कल्स डिफरेंट हैं, सिविल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते, रेवेन्यू कलेक्शन इनकन्सिस्टेंट है, इंटरनेशनल रिकग्निशन अभी तक नहीं हो सकी,
विमेन जो कि एक बहुत बड़ा चंक होती हैं किसी भी पॉपुलेशन का, उनको अभी तक बिल्कुल उसी माइंडसेट से ऑपरेट किया जा रहा है जैसे 90s में किया जाता था। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के बजाय तालिबान जो है वो ज़्यादा रिलाई करते हैं ऑन शॉर्ट टर्म डील्स, एड पैकेजेस, बॉर्डर टैरिफ्स, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ताकि कंट्रोल अपना रख सकें। और वो इस पैटर्न में अगर कॉन्ट्रैक्ट्स भी करते हैं तो वो समझते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो इनिशियल पेमेंट्स आनी है वो तो फ़ौरन आ जाएं, लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा कि ये मटेरियलाइज होता है कि नहीं होता। सो दिस पैटर्न मिरर्स द प्रीवियस रिजीम्स। पावर होनी चाहिए, गवर्नेंस हो या ना हो, रेवेन्यू होना चाहिए, रिफॉर्म्स हो या ना हो, स्ट्रक्चर्स बने या ना बने, और स्टेबिलिटी जो है वो बस उस हद तक चाहिए जिस हद तक तालिबान और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं वो अपना एक कंट्रोल रख सकें। वो इसी को स्टेबिलिटी समझते हैं। इसमें अगर लैंड करता है इंडिया का स्ट्रेटेजिक कैलकुलस तो दैट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल। जहाँ पर इतने सारे मुल्कों ने ये कोशिश की है कि अब हम डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो अफगानिस्तान के साथ और वो ऑल्टरनेट रूट्स देख रहे हैं, तो इंडिया ने एक सिलेक्टिव इंगेजमेंट विद तालिबान क्यों की है? अगर छोटी बहुत स्मॉल स्केल की फंडिंग करके ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स कर दिए थोड़े से और डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन करने से न्यू दिल्ली को वहाँ पर इन्फ्लुएंस मेंटेन करने का और अपनी स्ट्रेटेजिक विजिबिलिटी दिखाने का मौका मिलता है, तो इसको वो क्यों लूज करेंगे? पर्टिकुलरली अगर इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ अलाइन हो रही है, तो ये तो इंडिया को बहुत सूट करता है। सो फॉर द तालिबान इस तरह की इंगेजमेंट जो है, जबकि बाकी रीजनल प्लेयर्स अगर डिसअपॉइंट हो रहे हैं और बार बार वार्न कर रहे हैं तालिबान को, बट इंडिया इन सारी कंडीशंस के बावजूद इंगेज करने को तैयार है, तो वाई वुड तालिबान रिफ्यूज? मे बी उनके लिए ये थोड़ी बहुत उनको लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहा हो, रिसोर्सेज विदाउट डिमांडिंग रिफॉर्म्स, क्योंकि और तो जो आता है वो कहता है रिफॉर्म्स करें, चाहे चाइना हो चाहे रशिया हो, और वो कंट्रोल की कोशिश करता है, स्टेबिलिटी की कोशिश करता है। इंडिया इज डिमांडिंग नथिंग लाइक दिस एक्सेप्ट फॉर द एक्सेस टू द रीजन। इसके अलावा ये जो साइकिल ऑफ एक्सटर्नल पैट्रनेज है, उसमें अगर अफगानिस्तान को एक नया प्लेयर मिल रहा है तो वाई वुड दे से नो? सो इंडिया के लिए और अफगानिस्तान के लिए, दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है। इंडिया उस लैंड को अपने लिए यूज़ करेगा और ऑलरेडी शायद कर रहा है, मे बी पैसे जो दिए जा रहे हैं और जो एड दी जा रही है, रिकग्निशन जो दी जा रही है, उसके जवाब में ये डिमांड की जा रही है कि पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी क्रिएट की जाए, पाकिस्तान को एंगेज रखा जाए, जिसको मैंने कल सिंदूर 2 कहा था। सो जो माइंडसेट ऑफ अफगान है वो इस वक्त बहुत मैच करता है, बल्कि रिकलिब्रेट करता है उस माइंडसेट को जो हम बहुत अरसे से इंडिया का देख रहे हैं। और इस वक्त दोनों इन सिंक हैं विद व्हाट दे वांट। उनको एड मिल जाएगी, उनको जो वक्ती पैसे चाहिए होते हैं वो मिल जाएंगे, और इंडिया को एक्सेस मिल जाएगी। और अगर इंडिया की एंट्री किसी भी तरह फैसिलिटेट कर पाए यहाँ पर एक्सेस ऑफ यूएस, तो भी आप उसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाइना ऑटोमेटिकली कंटेन हो जाएगा। सो वो जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी थी यूएस की कि वो इंडिया के ज़रिए से इस रीजन में चाइना को कंटेन करना चाहता था, इसको उस प्रिज्म से भी देखना चाहिए। अगर इंडिया का एंट्री पॉइंट इनटू अफगानिस्तान उसको विन विन सिचुएशन देता है फॉर पाकिस्तान, तो वो ये जाके वॉशिंगटन को भी बता सकते हैं कि हम अफगानिस्तान में बैठ के आपके लिए वो रोल प्ले कर सकते हैं जो आप चाइना के लिए चाहते हैं, एंड लेट अस डू व्हाट वी वांट टू डू विद पाकिस्तान। सो दिस इज़ द न्यू सिनेरियो, द न्यू पर्सपेक्टिव दैट इमर्ज्ड। और इसके लिए बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़ने पड़ते हैं और उसके बाद आप किसी नतीजे तक पहुंच पाते हैं। कई एनालिसिस बिल्कुल वक्ती होते हैं। बाय सेइंग दिस आई मीन कि वो जो सिचुएशन डेवलपमेंट होती है उसके लिहाज से सिचुएशनल एनालिसिस आप दे रहे होते हैं कि ये चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। बट जब आपको टाइम मिले और आप थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस के काबिल हों, तो कई दफ़ा आपका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है वो आपके उस सिचुएशनल एनालिसिस को बैक कर देता है, और उससे हमें समझ आती है कि क्या वो जो हमारा एनालिसिस था उसकी कोई ग्राउंड थी, उसकी कोई फाउंडेशन थी या नहीं थी। सो द स्ट्रेटेजिक रियलिटी फॉर दिस रीजन, फॉर पाकिस्तान, is that Afghanistan's instability directly affects the internal security of Pakistan. ये तो एक हकीकत है। और चाइना के लिए इसमें क्या लेसन है कि इट डिलेज द एक्सटेंशन ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव।
रशिया के लिए इसमें क्या मैसेज है, या सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए इसमें क्या मैसेज है कि इट थ्रेटन्स द क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग एंड मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन। उन लोगों के लिए भी वही मसाइल हैं जो चाइना के लिए, जो पाकिस्तान के लिए हैं। येट none of these countries can afford to fill the governance vacuum permanently. इनमें से कोई भी वो काम नहीं कर सकता जो खुद अफगानियों के करने का है, और वो है गवर्नेंस करना, अपने आप को लेजिटिमेसी, एक फंक्शनल स्टेट बन के दिलवाना, rather than relying on the extortion money, narcos, स्मगलिंग, इसके अलावा पॉपी कल्टिवेशन, साथ साथ आप अपनी जो सरजमीन है उसको ओपन कर दें फॉर प्रॉक्सीज, फॉर मिलिटेंट्स। सो जो रीजनल कंसेंसस इज नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम स्टेबलाइज अफगानिस्तान, उसकी तो बहुत कोशिश की है सबने, टू वर्क अराउंड अफगानिस्तान, कि अगर अफगानिस्तान को आप बाईपास कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए तो दैट इज़ अ बेटर डील। बिकॉज अगर वक्ती तौर पे यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो भी जाता है किसी भी मुल्क का, उन ममालिक में से जो यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, तो देर इज़ नो लॉन्ग टर्म गारंटी। और द प्रोजेक्ट्स लाइक बेल्ट एंड रोड एंड सी पैक, इनको लॉन्ग टर्म गारंटीज चाहिए। So Afghanistan is self-isolating itself once again, and it's becoming a hub of external forces once again, जिसमें इंडिया इस वक्त सर फहरिस्त है। मिलिटेंसी अलग वहाँ हार्बर कर रही है, अमेरिकन इंटरेस्ट वहाँ पे अलहदा आ रहा है। सो बेहतर ये होगा कि जो मुल्क भी रीजनल कोऑपरेशन करना चाहते हैं वो सक इन ना हो इनटू दिस वॉर इकोनॉमी, इतना इंगेज ना हो जाए पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान के साथ इनटू अ डायरेक्ट वॉर, कि हमें बाकी मामलात में जो हम कोशिश कर रहे हैं एज अ मिडल पावर अपने आप को इंगेज करने की, बहुत अच्छी हमने डिप्लोमेसी की है और एक अपलिफ्टेड पोस्चर मिला है पाकिस्तान को इन द रीजन। सी पैक को देखें, गवादर पोर्ट को देखें, अब फेज़ है इन सबको ऑपरेशनलाइज करने का। लेकिन अगर हम इंगेज हो जाते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, जो कि पहले ही वॉर बेस्ड इकोनॉमी पे रिलाई करता है, तो नुकसान हमारा ज़्यादा है। सो वी नीड एंड इन नो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही पाकिस्तान को उनसे बॉर्डर पे वो क्लैशेस नहीं करने चाहिए जो हम पे इम्पोज हो रहे हैं, बिल्कुल जवाब देना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रैटेजी ऐसी ज़रूर बनानी पड़ेगी जिसमें जहाँ ताकत के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़े वो हम ज़रूर करें, लेकिन एक परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट में हम उनके साथ इंगेज ना हो जाएं, because terrorism is already a permanent conflict when it comes to internal security. So these were my 2 cents on the current scenario. Let's see, दोहा कोई रोल प्ले कर सकता है कि नहीं, बट मैंने ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसलिए दिया है कि जब इतनी स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद हो एक मुल्क के पैटर्न की, बिहेवियर की, तो फिर बहुत रियलिस्टिकली आगे के लिए, फ्यूचर के लिए कोई उम्मीद लगानी चाहिए। See you next time.